हर रात मुझे ऐसा महसूस होता जैसे कोई मेरे कमरे के पास आकर रुक जाता है, पर जब भी मैं डर के मारे आँख खोलती तो वहाँ सिवाय मेरे कोई नहीं होता। यह एहसास बहुत अजीब था और धीरे धीरे डरावना भी बनता जा रहा था। लेकिन मैं यह बात किसी से कह नहीं सकती थी, क्योंकि मुझे पता था अगर मैंने कुछ कहा तो सवाल मुझसे ही किए जाएंगे और शक की नज़र भी मुझ पर ही डाली जाएगी। इन्हीं ख्यालों में उलझी हुई एक शाम मैं किचन में चाय बना रही थी, तभी मेरी ननंद साक्षी ने आवाज़ लगाई, भाभी चाय बन गई? मैंने कहा हाँ बन गई, तुम जाओ मैं लेकर आती हूँ। लेकिन उसने मना कर दिया और कहा भाभी माँ के लिए चाय मैं ले जाती हूँ, आप भैया को दे आओ। उन्होंने कहा वो कमरे में ही चाय पियेंगे। केशव मेरा देवर था। न जाने क्यों उसका नाम सुनते ही मेरा दिल तेज धड़कने लगा। मैं खुद नहीं समझ पाती थी कि जब भी मैं उसके सामने जाती हूँ तो मेरे भीतर एक अजीब सी घबराहट क्यों भर जाती है। मैंने कहा साक्षी तुम अपने भैया को दे आओ, मैं माँ को देती हूँ। पर उसने फिर से रोक लिया और बोली, भाभी भैया ने आपको ही बुलाया है, उन्हें आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। बच्ची से क्या बहस करती, चुपचाप चाय की ट्रे उसे पकड़ाई और दूसरी ट्रे लेकर केशव के कमरे की तरफ बढ़ गई। दरवाज़ा खटखटाते ही पूछा, केशव तुम अंदर हो? अंदर से आवाज़ आई, हाँ आइए। मैं उसके कमरे में बहुत कम जाती थी। चाय टेबल पर रख दी और नज़रें झुका ली, पर उसने मेरी तरफ देखा और बोला, आप हमेशा जल्दी में क्यों रहती है? मैंने पूछा, तुम्हें मुझसे कुछ काम था? उसने कहा, काम नहीं, बस बात करनी थी। मैंने बात बदलते हुए कहा, अगर कुछ नहीं है तो मैं चलती हूँ। तभी उसने कहा, आज आप अच्छी लग रही हैं, ये रंग आप पर जचता है। मैं कुछ पल चुप रही, फिर बोली, केशव ऐसी बातें मत किया करो, लोग गलत समझते हैं। उसने शांति से कहा, मैं कुछ गलत नहीं कह रहा, बस सच बोल रहा हूँ। आप इंसान हैं, आपकी भी अपनी ज़िंदगी है। मैं उसकी तरफ देखने लगी। उसकी बातों में कोई बदनीयती नहीं थी, बल्कि एक अपनापन था जो मुझे डराने के साथ साथ कमज़ोर भी कर रहा था। तभी उसने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले और मेरी तरफ बढ़ाए, ये रख लीजिए, ज़रूरत पड़े तो काम आएंगे। मैंने तुरंत मना किया और कहा, मुझे ये सब ठीक नहीं लगता, माँ जी को शक होगा। लेकिन उसने बहुत सम्मान के साथ कहा, यह कोई एहसान नहीं है, बस जिम्मेदारी है। जब से मैंने आपको अपना माना है, मैं आपको ख्याल रखना चाहता हूँ। उसके शब्दों में अपनापन था, कोई दबाव नहीं। मैं घबरा गई और कहा, मुझे बहुत काम है, मैं चलती हूँ। और वहाँ से बाहर आ गई। कमरे से निकलते वक्त भी मेरे हाथ पैर काँप रहे थे। मैं उसी रात फिर वही एहसास हुआ जैसे कोई कमरे के बाहर खड़ा है। लेकिन इस बार मैंने तय किया कि डरूंगी नहीं। मैंने लाइट जलाई और हल्के आंखें बंद कर कर लेटी रही। तभी हल्की सी आहट हुई, किसी के कदमों की। मैंने शोर नहीं मचाया। कुछ देर बाद जब मैंने आंखें खोली तो देखा केशव कमरे के दरवाजे के पास खड़ा है। मुझे देखते ही वह रुक गया। उसने कोई गलत हरकत नहीं की, बस वही खड़ा रहा और बोला, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता था, बस देखना चाहता था आप ठीक हैं या नहीं। मैं बैठ गई और सख्ती से पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो? उसने नज़रें झुकाकर कहा, क्योंकि मुझे आपकी चिंता रहती है। मैं अब आपके बिना खुद को संभाल नहीं पाता, लेकिन मैं कभी आपकी मर्यादा नहीं तोड़ूंगा। ये कहकर वह वहीं से चला गया। उस रात पहली बार मुझे डर नहीं लगा, बल्कि एक अजीब सा सुकून मिला, क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि मेरे अकेलेपन को किसी ने समझा है, बिना कोई हद पार किए, बिना मुझे मजबूर किए। उस रात के बाद केशव मेरे सामने पहले जैसा नहीं रहा। वह नज़रें झुकाकर बात करता था, आवाज़ में वही अपनापन था, लेकिन व्यवहार में एक अजीब सी दूरी भी थी, जैसे वह खुद को रोक रहा हो। मैं असमंजस में थी, मन के भीतर कुछ चल रहा था, लेकिन जुबान खामोश थी। सुबह माँ जी की आवाज़ से मेरी नींद खुली। वह किसी बात पर नाराज़ थी और उनकी नाराज़गी अक्सर मुझ पर ही निकलती थी। मैं चुपचाप काम में लगी रही। साक्षी भी सहमी हुई थी। शायद उसे भी घर के माहौल की सख्ती महसूस हो रही थी। केशव दिन भर घर में नहीं था। रात को देर से लौटा। खाना भी ठीक से नहीं खाया, बस माँ जी के पास बैठकर कुछ देर बात की और अपने कमरे में चला गया। मैं दूर से यह सब देख रही थी। उसका चेहरा थका हुआ लग रहा था, जैसे वह किसी अंदरूनी लड़ाई से जूझ रहा हो। अगले कुछ दिनों तक यही चलता रहा। माँ जी की छोटी छोटी बातों पर मुझ पर ताने कसती रहती और केशव हर बार चुप रह जाता, लेकिन उसकी आंखें बहुत कुछ कह जाती थी। एक दिन हिम्मत करके मैंने उससे बात करने का फैसला किया। शाम को जब सब अपने अपने कामों में लगे थे, तब मैं छत पर गई। वहाँ केशव पहले से खड़ा था। ठंडी हवा चल रही थी और सूरज ढल रहा था। मैंने धीरे से कहा, केशव तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते? उसने पलट कर देखा और बोला, क्योंकि मैं आपको उलझन में नहीं डालना चाहता, आप पहले ही बहुत कुछ सह चुकी हैं। मैंने कहा, उलझन तो सब तब भी है जब तुम चुप रहते हो। उसने गहरी सांस ली और बोला, मैं जानता हूँ मेरा आपको इस तरह चाहना समाज को मंजूर नहीं होगा, लेकिन मेरे दिल को कोई समझ नहीं सकता। मैं कभी आपकी मर्यादा नहीं तोड़ूंगा, यह मेरा वादा है, लेकिन मैं अपनी भावनाएं भी झूठी नहीं बना सकता। उसकी आवाज़ में सच्चाई थी, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई दबाव नहीं, बस
स्वीकारोक्ति थी। मैं देर तक उसे देखती रही, फिर बोली, केशव, मुझे भी वक्त चाहिए, मैं अभी किसी फैसले के लिए तैयार नहीं हूँ। उसने सिर हिलाया और कहा, जब तक आप तैयार नहीं होंगी मैं एक कदम आगे नहीं बढ़ाऊंगा। उस दिन पहली बार मुझे लगा कि कोई मुझे इंसान समझ रहा है, बोझ नहीं। रात को माँ जी ने फिर मुझ पर इल्ज़ाम लगाया कि केशव मेरे कारण परेशान रहता है। मैं चुप रही, लेकिन केशव पहली बार बोल पड़ा। उसने कहा, माँ, आप बिना वजह इन्हें दोष देती हैं। अगर कोई परेशानी है तो वो मेरी है। मेरी बात सुनकर माँ जी और भड़क गई। उन्होंने कहा, तू इस औरत के लिए मुझसे भी जवाब देने लगा है। तभी मुझे लगा बात बिगड़ रही है, लेकिन केशव ने खुद को संभाला और बोला, नहीं माँ, मैं बस सच कह रहा हूँ। उस रात के बाद माँ जी और सख्त हो गई और केशव और ज़्यादा खामोश। मैं दोनों के बीच पिसती रही, लेकिन भीतर कहीं एक उम्मीद पल रही थी कि शायद हालात बदलेंगे। शायद किसी दिन बिना डर, बिना तानों के भी मैं खुलकर सांस ले सकूंगी, क्योंकि पहली बार किसी ने मुझे सिर्फ एक रिश्ते के नाम से नहीं, बल्कि एक इंसान की तरह देखा था। दिन बीतते जा रहे थे, लेकिन घर का माहौल भारी होता जा रहा था। माँ जी की आंखों में मेरे लिए सख्ती बढ़ती जा रही थी और केशव की खामोशी भी गहरी होती जा रही थी। वह अब पहले की तरह खुलकर बात नहीं करता था, बस अपनी जिम्मेदारियों में डूबा रहता। सुबह जल्दी निकल जाता और रात को देर से लौटता। कई बार तो बिना खाना खाए ही सो जाता। मैं सब देखती थी, लेकिन कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाती थी, क्योंकि मुझे डर था कहीं मेरी वजह से वह और परेशान न हो जाए। एक शाम साक्षी मेरे पास आई और बोली, भाभी, आप भैया से बात कर लीजिए, वह ठीक नहीं लग रहे। मैंने सिर हिलाया, लेकिन मन में डर था। फिर भी उस रात जब सब सो गए, मैं केशव के कमरे के दरवाजे पर गई, हल्के से खटखटाया। अंदर से आवाज आई, कौन? मैंने कहा, मैं हूँ, कुछ बात करनी थी। उसने दरवाज़ा खोला और मुझे देखते ही घबरा गया। बोला, आप इतनी रात को यहाँ क्यों आई? मैंने कहा, क्योंकि अब चुप रहना मुझसे नहीं हो रहा। वह कुर्सी पर बैठ गया और बोला, आप बैठिए। मैंने कहा, नहीं, मैं बस इतना जानना चाहती हूँ कि तुम खुद को इतना क्यों थका रहे हो? उसने कुछ देर चुप रहकर कहा, क्योंकि मैं हर रोज़ खुद से लड़ता हूँ, चाहता हूँ कि सब ठीक हो जाए, लेकिन हालात मेरे हाथ में नहीं है। मैंने कहा, हालात कभी किसी के हाथ में नहीं होते केशव, लेकिन इंसान एक दूसरे का सहारा तो बन सकता है। उसने मेरी तरफ देखा और उसकी आंखों में वही अपनापन था जो मुझे हमेशा कमज़ोर कर देता था। उसने कहा, अगर माँ कभी नहीं मानेगी तो क्या मुझे छोड़ देंगी? यह सवाल सुनकर मेरा दिल भर आया। मैंने कहा, मैं कोई फैसला जल्दबाजी में नहीं करूँगी, लेकिन मैं तुम्हें अकेला भी नहीं छोड़ूंगी। उस रात पहली बार उसने राहत की सांस ली और कहा, यही सुनना चाहता था। उसके बाद से हमारे बीच एक अजीब सी समझ बन गई थी। हम ज़्यादा बात नहीं करते थे, लेकिन एक दूसरे की मौजूदगी महसूस करते थे। माँ जी का गुस्सा अब भी बना हुआ था। एक दिन उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि इस घर में वही होगा जो वह चाहेगी। केशव ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसी रात उसने मुझसे कहा, अगर हालात ऐसे ही रहे तो मैं अलग रहने का फैसला कर सकता हूँ। यह सुनकर मैं डर गई। मैंने कहा, नहीं, ऐसा मत करो, इससे सब टूट जाएगा। उसने कहा, मैं किसी को तोड़ना नहीं चाहता, लेकिन आपको भी रोज़ यूं ताने सुनते देखता महसूस मुझसे सहा नहीं जाता। उसकी बातों ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। पहली बार मैंने अपने डर से ऊपर उठकर अपने भविष्य के बारे में सोचा। क्या मैं पूरी ज़िंदगी इसी तरह सिर झुकाकर जीती रहूंगी, या फिर एक बार अपने लिए खड़े हो पाऊंगी? उस रात मुझे नींद नहीं आई, लेकिन सुबह मेरे भीतर एक अजीब सी ताकत थी, क्योंकि मैंने तय कर लिया था कि जो भी फैसला होगा, अब मैं सिर्फ हालात के भरोसे नहीं छोड़ूंगी। सुबह जब आँख खुली तो मन भारी था, लेकिन दिल में जो फैसला रात को लिया था वह मुझे कमज़ोर नहीं बल्कि शांत महसूस करा रहा था। माँ जी की आवाज़ रोज़ की तरह कड़वी थी, लेकिन आज मैं अंदर से टूटी हुई नहीं थी। केशव भी नाश्ते की मेज़ पर भी चुप बैठा था। उसकी आंखों में थकान थी, पर मुझे देखकर उसने हल्की सी मुस्कान दी, जैसे बिना बोले ये कह रहा हो कि वह मेरे साथ है। माँ जी ने अचानक कहा कि घर की इज्जत सबसे ऊपर होती है और कुछ रिश्ते समाज के बनाए नियमों से बंधे होते हैं। मैं पहली बार बिना घबराए बोली, माँ जी, इज्जत तब बचती है जब इंसान को इंसान समझा जाए। मेरी आवाज़ काँप रही थी, लेकिन शब्द साफ थे। साक्षी भी चुपचाप सुन रही थी। केशव ने मेरी तरफ देखा और फिर माँ जी से कहा, माँ, मैंने कोई गलत रास्ता नहीं चुना। मैं जिम्मेदारी से जीना चाहता हूँ, और अगर इसमें इन्हें साथ रखना है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। माँ जी कुछ देर चुप रही। शायद पहली बार उन्हें समझ आया कि जिद सिर्फ मेरी नहीं, उनके बेटे की भी है। काफ़ी देर बाद उन्होंने थकी हुई आवाज़ में कहा, अगर तुम दोनों ने सोच समझ कर फैसला किया है तो मैं रोकूंगी नहीं, लेकिन शर्त यह है कि कोई जल्दबाजी नहीं होगी। घर में शांति बनी रहनी चाहिए। ये सुनकर मेरे अंदर जैसे जमी हुई सांस बाहर आई। केशव ने सिर झुकाकर हामी भरी। उस दिन पहली बार घर में सन्नाटा बोझ नहीं लगा। अगले कुछ दिनों में हालात धीरे धीरे बदले। माँ जी पहले जैसी सख्त तो थी, लेकिन तानों में तीखापन कम हो गया।
केशव ने भी खुद को संभाल लिया था। वह हर बात खुले और साफ तरीके से करता था, बिना किसी छुपाव के, बिना किसी दबाव के, और सबसे बड़ी बात, बिना मेरी मर्यादा तोड़े। मुझे पहली बार महसूस हुआ कि साथ होने का मतलब हर वक्त पास रहना नहीं, बल्कि एक दूसरे को सुरक्षित महसूस कराना होता है। एक शाम जब मैं आंगन में बैठी थी, केशव पास आकर बोला, जो भी होगा हम सही तरीके से करेंगे, आपकी मर्जी मेरे लिए सबसे ऊपर है। उस पर मुझे एहसास हुआ कि मुझे वह हम सफ़र मिल चुका है, जो मेरे डर को समझता है, मेरी चुप्पी को पढ़ता है और मेरे फैसलों का सम्मान करता है। 5 साल की तनाई के बाद मुझे किसी का हाथ थामने की जरूरत नहीं थी, बल्कि किसी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का भरोसा चाहिए था, और वह भरोसा मुझे मिल गया था। इसी एहसास के साथ मैंने आसमान की तरफ देखा और पहली बार बिना डर के अपने आने वाले कल की कल्पना की। क्योंकि अब ये कहानी सिर्फ दर्द की नहीं, बल्कि समझ और सम्मान के साथ शुरू होने वाली नई जिंदगी की थी। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कल फिर मिलते हैं किसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।